यह जून 13, 1997 का दिन था। एक ऐसी तारीख जो दिल्ली की यादों में हमेशा के लिए बस गई है। एक ऐसी तारीख जो बहुत लोगों के लिए और मेरे लिए भी ना बयान किया जा सकने वाला नुकसान लेकर आई। परिवार ग्रीन पार्क, साउथ दिल्ली के उपहार सिनेमा में जमा हुए थे। वो लोग दोपहर में थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहते थे, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से थोड़ा आराम। नई रिलीज हुई फिल्म बॉर्डर चल रही थी, एक देशभक्ति वाली वॉर मूवी जिसे देखने बहुत भीड़ आई थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि 59 लोगों के लिए, जिनमें 23 मासूम बच्चे भी थे, यह सिनेमा हॉल एक आग का गोला बन जाएगा। मैटनी शो जो उम्मीद और एक्साइटमेंट के साथ शुरू हुआ था, बस कुछ ही देर में दहशत और तबाही का मंजर बनने वाला था। एक ऐसा बुरा सपना जिससे बहुत लोग कभी नहीं जाग पाए। हवा में सिनेमा की वो आम चहल पहल वाली आवाजें थीं। पॉपकॉर्न की महक, बातों की हल्की आवाज, मूवी शुरू होने का बेसब्री से इंतजार। मेरे अपने बच्चे उन्नति और उज्जवल वहीं थे, जिंदगी और खुशी से भरे हुए। उन्हें तो सेफ होना चाहिए था, एक फिल्म एंजॉय करते हुए। लेकिन वो और बहुत सारे लोगों के साथ अनजाने में एक मौत के जाल में फंसने जा रहे थे। उस फ्राइडे की दोपहर का वो आम सा माहौल एक बहुरूपिया था, जो उस बिल्डिंग के ढांचे में छिपे भयानक खतरों को ढक रहा था। एक बिल्डिंग जो मनोरंजन के लिए बनी थी, लेकिन असल में वो एक बड़ी लापरवाही की वजह से एक ऐसे हादसे का इंतजार कर रही थी जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। यह हादसा बहुत ही अचानक और भयानक तरीके से हुआ। एक पल लोग फिल्म में डूबे हुए थे, अगले ही पल वो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे थे। खुशी की चीखें दहशत की चीखों में बदल गईं। सिनेमा हॉल का अंधेरा, जो आमतौर पर फिल्म देखने वालों के लिए एक सुकून भरी जगह होती है, वो एकदम घोंटने वाला, भटका देने वाला कफन बन गया। उस दिन जो हुआ, उसने न सिर्फ कीमती जानें ली, बल्कि इंसानी सुरक्षा के प्रति एक ठंडी बेरुखी को भी सामने ला दिया। ये इंसाफ के लिए एक लंबी और मुश्किल लड़ाई की शुरुआत थी। एक ऐसी लड़ाई जो आज तक जारी है, उन लोगों की याद में जिन्हें हमने खो दिया, और इस जरूरत के लिए कि ऐसा भयानक हादसा फिर कभी ना हो। उस दिन की याद एक लगातार चुभने वाला दर्द है। ये टूटे हुए वादों, छीन लिए गए भविष्य और एक ऐसे सिस्टम की याद दिलाता है जो अपने ही लोगों को इतनी बुरी तरह बचाने में नाकाम रहा। उपहार सिनेमा हादसा सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, यह इंसानों द्वारा बनाया गया एक संकट था, जो लालच और सुरक्षा नियमों की सख्त अनदेखी से पैदा हुआ था। इस सच का बोझ बहुत भारी है, एक ऐसा बोझ जिसे विक्टिम्स के परिवार पिछले 20 साल से भी ज्यादा वक्त से उठा रहे हैं। हम उस दिन को सिर्फ उसके लाए दुख के लिए ही नहीं याद करते, बल्कि लापरवाही की कीमत के लिए एक सख्त चेतावनी के तौर पर याद करते हैं। एक ऐसी कीमत जो इंसानी जानों से चुकाई गई। वो आग, वो भयानक चीज जिसने इतनी जानें लीं, वो कहीं हवा से पैदा नहीं हुई थी। उसका एक साफ, पहचाना जा सकने वाला कारण था, जिसकी जड़ें लापरवाही और खराब सामान में थीं। शाम के करीब 4:55 पर जब बॉर्डर मूवी एक ड्रामेटिक मोड पर पहुंची, सिनेमा हॉल के बेसमेंट में लगे डीवीबी, दिल्ली विद्युत बोर्ड के ट्रांसफार्मर में एक चिंगारी भड़की। यह ट्रांसफार्मर सिनेमा के बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह ही बहुत खराब हालत में मेंटेन किया गया था। ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब जैसा था, और उस मनहूस दोपहर को आखिरकार वो फट गया और ऊपर के फ्लोर्स पर फिल्म देख रहे बेखबर ऑडियंस पर तबाही का सैलाब ले आया। शुरुआती लपटों को जल्दी ही जलने का सामान मिल गया। बेसमेंट में जलने वाली चीजें रखी हुई थीं और आग बहुत तेजी से फैल गई। धुआं गाढ़ा और तीखा ऊपर की तरफ उठने लगा, बाहर निकलने के रास्ते ढूंढते हुए। दुख की बात यह है कि सिनेमा हॉल का डिजाइन और मेंटेनेंस आग के इस खतरनाक सफर को रोकने के बजाय उसकी मदद कर रहा था। जहरीला धुआं, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरी जहरीली गैसें थीं, ऑडिटोरियम में घुसने लगा, खास तौर पर बालकनी सेक्शन में। ये एरिया, जो फिल्म देखने वालों से भरा हुआ था, जल्द ही इस हादसे का केंद्र, एपिसेंटर बनने वाला था। दम घुटने और मौत का एक कमरा। ये फैलाव सिर्फ एक तरफ नहीं बल्कि ऊपर की तरफ भी था। धुएं और गर्मी का लगातार बढ़ना। एयर कंडीशनिंग के डक्ट्स, जो आराम पहुंचाने के लिए होते हैं, वो मौत के रास्ते बन गए। जहरीले धुएं को सीधा भरी हुई बालकनी में पहुंचा रहे थे। वहां बैठे लोग जो फिल्म में खोए हुए थे, शुरू में उनके नीचे बढ़ रहे गंभीर खतरे से अनजान थे। पहले लक्षण शायद धुएं की हल्की सी महक रही होगी, जिसे आसानी से नजरअंदाज कर दिया गया, या लाइट्स का टिमटिमाना। लेकिन जल्द ही उस भयानक आग की सच्चाई डरावनी हद तक साफ हो गई। बच निकलने या आसपास हो रही तबाही को समझने के लिए बहुत कम वक्त बचा। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये आग कोई अनदेखी कुदरती आफत नहीं थी। ये सीधे तौर पर सिस्टम की नाकामियों का नतीजा था। डीवीबी ट्रांसफार्मर का सही मेंटेनेंस ना होना एक बड़ा कारण था। ये काम में लापरवाही का साफ मामला था।
सिनेमा मैनेजमेंट की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी उन हालातों के लिए जिन्होंने ऐसी आग को शुरू होने और इतनी तेजी से फैलने दिया। उस दिन जो भयानक आग भड़की वो सीधे तौर पर एक बेरुखी के कल्चर का नतीजा थी, जहां सुरक्षा के नियमों को नजरअंदाज किया गया और चेतावनियों को बहुत लंबे समय तक अनसुना किया गया। उपहार सिनेमा सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, यह एक मौत का कुआं था जिसे सालों से सुरक्षा नियमों की खुल्लम खुल्ला अनदेखी करके, शायद अनजाने में ही सही, लेकिन बड़े ध्यान से बनाया गया था। नियमों को तोड़ने की लिस्ट हैरान करने वाली लंबी थी। कई एग्जिट गेट्स जो सुरक्षा के लिए साफ रास्ते होने चाहिए थे, उन्हें जानबूझकर बंद कर दिया गया था। क्यों? एक्स्ट्रा सीट्स लगाने के लिए, कुछ और पैसे देने वाले कस्टमर्स को ठूंसने के लिए, कीमती इंसानी जानों से ज्यादा मुनाफे को अहमियत देते हुए। इस घटिया फैसले ने बाहर निकलने के रास्तों को बंद गली बना दिया। जब आग लगी और भगदड़ मची तो सैकड़ों लोग फंस गए। यह एक पब्लिक जगह के लिए जो सबसे जरूरी सुरक्षा की जरूरतें सोची जा सकती हैं, उनका खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाना था। बालकनी से बाहर जाने वाला मेन एग्जिट गेट, जहां सबसे ज्यादा मौतें हुई, खबर है कि फिल्म शुरू होने के बाद बाहर से बंद कर दिया जाता था। यह काम शायद बिना टिकट वालों को अंदर आने से रोकने के लिए किया जाता था। इसने अंदर वालों की किस्मत पर ताला लगा दिया। जब बालकनी में धुआं भर गया तो बाहर निकलने का कोई जल्दी का रास्ता नहीं था। वही दरवाजे जो बचाव के लिए होने चाहिए थे, वो पार न किए जा सकने वाली रुकावटें बन गए। इसके अलावा इमरजेंसी लाइट्स और काम करने वाले एग्जिट साइंस बिल्कुल भी नहीं थे। जब पावर सप्लाई कट हुई, जिससे हॉल डरावने अंधेरे में डूब गया, तो लोग दम घुटने वाले धुएं में अंधों की तरह इधर उधर भटकने लगे, डिसोरिएंटेड और बेबस। इन खतरनाक हालातों में और इजाफा करते हुए सिनेमा मैनेजमेंट ने थिएटर के अंदर खाली जगहों पर दुकानें और कमर्शियल स्टॉल्स लगाने की इजाजत दे रखी थी। इन चीजों ने आने जाने में और रुकावट डाली और पहले से ही तंग रास्तों को और भी छोटा कर दिया, जिससे आग के नाजुक लम्हों में बाहर निकलना और भी मुश्किल और भगदड़ भरा हो गया। फंसे हुए लोगों को गाइड करने के लिए या शुरुआत में आग के बारे में साफ साफ बताने के लिए कोई पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम नहीं था। इस कम्युनिकेशन की कमी ने उलझन और दहशत को और बढ़ा दिया। लोगों को एक ज्यादा खतरनाक माहौल में अपनी मदद खुद करने के लिए छोड़ दिया। शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला खुलासा यह था कि सिनेमा मैनेजमेंट ने कथित तौर पर हादसे से पहले 14 साल तक 10 से ज्यादा लाइसेंसिंग नियमों के वायलेशंस को नजरअंदाज किया था। यह कोई एक गलती का मामला नहीं था, यह लगातार जानबूझकर की गई लापरवाही का एक पैटर्न था। चेतावनियां दी गई थीं, शायद इंस्पेक्शंस भी हुए होंगे, फिर भी वो खतरनाक स्थिति बनी रही। सुरक्षा मानकों का पालन करने में यह पुरानी नाकामी ने उपहार सिनेमा को मनोरंजन की जगह से एक टिकिंग टाइम बॉम्ब में बदल दिया और 13 जून 1997 को वो बॉम्ब आखिरकार फट गया, जिसके बहुत सारे मासूम परिवारों के लिए भयानक नतीजे हुए। जब आग ने उपहार सिनेमा को, खासकर बालकनी को, पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया और धुआं भरने लगा, तो अफरा तफरी होना लाजमी था। अचानक अंधेरा, दम घोंटने वाला धुआं और फंस जाने का वो डरावना एहसास, इन सब से एक बेबस भगदड़ मच गई। लोग सीट्स के ऊपर से और एक दूसरे के ऊपर से कूदने लगे, जीने की बुनियादी चाह से मजबूर होकर। यह अफरा तफरी जो डर और साफ रास्तों की कमी से पैदा हुई, इसने दुख भरे तरीके से मरने वालों की संख्या बढ़ा दी। बहुत से लोग सीधे आग से नहीं, बल्कि जहरीले धुएं से, दम घुटने से या नामौजूद एग्जिट्स की तरफ अंधाधुंध भागते हुए कुचल कर मर गए। अंदर का मंजर ना बयान किए जा सकने वाला भयानक था। इस शोर शराबे और गड़बड़ के बीच कुछ बहुत हिम्मत वाले काम भी हुए। एक ऐसे ही हीरो थे कैप्टन मनिंदर सिंह भिंडर, एक आर्मी ऑफिसर जो अपने परिवार के साथ सिनेमा में थे। अपनी पत्नी और बेटे को सुरक्षित करने के बाद वो हिम्मत दिखाते हुए जलते हुए हॉल में वापस गए ताकि फंसे हुए दूसरे लोगों को बचा सकें। दुख की बात है कि कैप्टन भिंडर ने इस सेल्फलेस काम में अपनी जान गंवा दी और वो इतनी बड़ी तबाही के सामने हिम्मत की एक मिसाल बन गए। उनकी कुर्बानी और उन दूसरे लोगों की कोशिशें जिन्होंने मदद करने की कोशिश की, वो उस लापरवाही से बिल्कुल अलग खड़ी है जिसने यह हादसा करवाया था। सरकारी बचाव कार्य बदकिस्मती से काफी देरी से शुरू हो पाए। फायर ब्रिगेड उतनी तेजी से नहीं पहुंच पाई जितनी जरूरत थी। ग्रीन पार्क जैसे बिजी इलाके में भारी ट्रैफिक ने उनकी रफ्तार रोक दी। ये दिल्ली जैसे भीड़ भाड़ वाले शहर की एक आम समस्या है। इसके अलावा सिनेमा की लोकेशन, जो एक चहल पहल वाले कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के बीच थी, उसने बड़ी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का पहुंचना मुश्किल बना दिया।
हर गुजरता मिनट अंदर फंसे लोगों के लिए जिंदगी और मौत का फर्क था, जो सांस के लिए तड़प रहे थे और एक ऐसे बचाव की दुआ कर रहे थे जो बहुतों के लिए बहुत देर से आया। हादसे के फौरन बाद का मंजर पूरी तरह से बर्बादी और दिल तोड़ देने वाला था। लाशों को बाहर लाते हुए देखना, रोते बिलखते रिश्तेदारों की चीखें, धुएं से भरी रात में इमरजेंसी गाड़ियों की चमकती लाइट्स, ये वो तस्वीरें हैं जो शहर की सामूहिक याददाश्त में हमेशा के लिए बस गई हैं। इमरजेंसी सर्विसेज ने पहुंचने के बाद जो वो कर सकते थे किया, लेकिन हादसे का पैमाना और सिनेमा के अंदर के हालात, इन सब ने उनके काम को बहुत ज्यादा मुश्किल बना दिया। देर से हुई कार्रवाई और बिल्डिंग के कुछ हिस्सों तक पहुंचना पाना, इसने सिर्फ सिनेमा मैनेजमेंट ही नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की कमियों को उजागर किया। सेक्शन 5, जवाबदेही की तरफ धीमी पेशकदमी, शुरुआती कानूनी कदम। उपहार सिनेमा हादसे के फौरन बाद जब धुआं हटा और तबाही का असली पैमाना सामने आया, तो जवाबदेही की मांग जोर पकड़ने लगी और बहुत तेजी से उठने लगी। परिवार अपने नुकसान से टूटे हुए जवाब और इंसाफ मांग रहे थे। कानून का पहिया घूमना शुरू हुआ, भले ही धीरे धीरे। एक पहली रिव्यू रिपोर्ट, जो आग के एक महीने से भी कम समय में 3 जुलाई 1997 को सबमिट की गई, उसने साफ तौर पर सिनेमा मैनेजमेंट को जिम्मेदार ठहराया। इसने उनकी इस बड़ी गलती की तरफ इशारा किया कि उन्होंने लोगों को आग के बारे में वक्त पर नहीं बताया, एक ऐसी देरी जो अंदर फंसी बहुत सी जानों के लिए जानलेवा साबित हुई। इस शुरुआती रिपोर्ट के बाद सिनेमा के मालिक सुशील और गोपाल अंसल के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किए गए। ये ताकतवर बिजनेसमैन अचानक अपनी प्रॉपर्टी पर हुए हादसे के लिए कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे थे। साथ ही दिल्ली विद्युत बोर्ड के एक ऑफिसर, जिसने कथित तौर पर सिनेमा के उस ट्रांसफार्मर का गलत इंस्पेक्शन किया था जिससे आग लगी, उसके खिलाफ भी वारंट जारी हुए। 2 फायर ऑफिशियल्स को सस्पेंड कर दिया गया। यह इस बात का शुरुआती सबूत था कि कई एजेंसीज की लापरवाही इस हादसे का कारण बनी। यह इतने बड़े जान के नुकसान के लिए लोगों को जिम्मेदार ठहराने की दिशा में पहले कदम थे। केस में पहली गिरफ्तारी 27 जुलाई 1997 को हुई, जो उन दुखी परिवारों के लिए एक इंपॉर्टेंट पल था जिन्हें डर था कि प्रभावशाली आरोपी शायद इंसाफ से बच जाएंगे। जल्दी ही केस की जटिलता और गंभीरता को देखते हुए इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई को सौंप दी गई। इस कदम का मकसद यह सुनिश्चित करना था कि आग लगने और इतनी ज्यादा मौतों के पीछे की कई सारी नाकामियों की गहरी और निष्पक्ष जांच हो। उम्मीद यह थी कि सीबीआई जैसी एक बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी लापरवाही के इस जाल को सुलझा पाएगी और सभी दोषियों को सजा दिलवाएगी। इसके बाद सीबीआई ने अंसल ब्रदर्स और 16 अन्य लोगों के खिलाफ एक डिटेल्ड चार्जशीट दाखिल की। इस चार्जशीट में वो सभी गलतियां और काम, सुरक्षा नियमों का उल्लंघन और क्रिमिनल लापरवाही का जिक्र था, जिनके मिलाकर 59 लोगों की मौत हुई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। इसने उस चीज की नींव रखी जो आगे चलकर एक लंबी और मुश्किल कानूनी लड़ाई बनने वाली थी। परिवारों के लिए चार्जशीट का दाखिल होना एक छोटी सी जीत थी, इस बात का सबूत कि इंसाफ के लिए उनकी पुकार सुनी जा रही थी, भले ही आगे का रास्ता मुश्किल और अनिश्चित था।
अभी खत्म नहीं हुई थी। सेक्शन 7, जो जख्म रह गए, पीड़ित परिवारों का जारी संघर्ष। उपहार हादसे ने ऐसे जख्म दिए जिन्हें वक्त भी मुश्किल से भर पाया है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया, उनके लिए दुख एक हमेशा का साथी है, एक ऐसी परछाई जो कभी पूरी तरह से पीछे नहीं हटती। मेरे हस्बैंड शेखर और मैंने अपने 2 अनमोल बच्चों उन्नति और उज्जवल को खो दिया। उनकी खुशहाल जिंदगियां उस आग में बुझ गईं, उनकी हंसी हमेशा के लिए शांत हो गई। यह हमारा अपना न बर्दाश्त होने वाला नुकसान हमारे इंसाफ के लिए लड़ने के जज्बे का स्रोत बन गया, सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं, बल्कि उन सभी 59 मासूम जानों के लिए जो क्रिमिनल लापरवाही की वजह से मारे गए। हमने दूसरे प्रभावित परिवारों के साथ मिलकर एसोसिएशन ओन ऑफ विक्टिम्स ओन ऑफ उपहार ट्रेजेडी AVUT बनाई। AVUT दुखी लोगों की सामूहिक आवाज बनी, एक ऐसा मंच जिसके जरिए कानूनी लड़ाई को लगातार जारी रखा गया और ऐसे हादसों को रोकने के लिए सिस्टम में बदलाव की मांग की गई। ये लड़ाई बहुत ही चुनौतीपूर्ण रही है, जिसमें परेशान करने वाली देरियां, कानूनी झटके और ताकतवर दुश्मनों का सामना करने का भारी इमोशनल बोझ शामिल रहा है। अगस्त 2015 में सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला, जिसने अंसल ब्रदर्स को उनकी ज्यादा उम्र का हवाला देकर 30 करोड़ रुपए का जुर्माना भरकर और जेल जाने से बचा लिया, वो एक बहुत बड़े अन्याय जैसा लगा। ऐसा लगा जैसे पैसा किसी तरह गुनाह की गंभीरता और इंसानी जिंदगी की कीमत को कम कर सकता है। जवाबदेही के लिए संघर्ष वहीं खत्म नहीं हुआ। मुख्य केस के विवादास्पद अंजाम के बाद भी लड़ाई दूसरे मोर्चों पर जारी रही, जैसे कि सबूतों से छेड़छाड़ का केस। नवंबर 2021 में अंसल ब्रदर्स को कोर्ट रिकॉर्ड्स से छेड़छाड़ के लिए फिर से दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई। हालांकि इसमें भी बाद में सजा में बदलाव हुए। हर लीगल डेवलपमेंट, हर कोर्ट हियरिंग पुराने जख्मों को कुरेद देती थी, लेकिन AVUT के मेंबर्स का हौसला, जो अपने प्रियजनों की याद से प्रेरित था, वो कमजोर नहीं पड़ा। हम जानते थे कि अगर हमें इंसाफ की कोई झलक भी देखनी है तो हार मानना कोई ऑप्शन नहीं है। अब भी दशकों बाद यह लड़ाई जारी है। हर साल 13 जून को हम अपने प्रियजनों को याद करने के लिए इकट्ठा होते हैं और सख्त सुरक्षा कानूनों और उनके कड़ाई से पालन की अपनी मांगों को दोहराते हैं। हमने लगातार गंभीर अपराधों और बड़े हादसों के मामलों से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की जरूरत पर जोर दिया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इंसाफ में इतनी देरी ना हो कि वो मिलने से ही इनकार हो जाए। हमारे जस्टिस सिस्टम में अक्सर ताकतवर और अमीर लोगों को दिखाई जाने वाली नरमी गहरी पीड़ा का स्रोत है और इस बात की एक सख्त याद दिलाती है कि कानून के सामने सच्ची बराबरी की लड़ाई अभी जारी है। सेक्शन 8, उपहार की गूंज, सांस्कृतिक स्मरण और वकालत। उपहार सिनेमा हादसा अपनी भारी इंसानी कीमत और इंसाफ के लिए लंबी लड़ाई के साथ लोगों के जहन से गायब नहीं हुआ है। हाल ही के सालों में इसने शक्तिशाली सांस्कृतिक प्रदर्शनों के जरिए याद करने और सोचने के नए रास्ते पाए हैं। इनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट है नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज ट्रायल बाय फायर, जो 2023 में रिलीज हुई। यह किताब ट्रायल बाय फायर द ट्रैजिक टेल ऑफ द उपहार फायर ट्रेजेडी पर आधारित है, जिसे मैंने अपने हस्बैंड शेखर के साथ मिलकर लिखा था। इस सीरीज ने हमारी कहानी और बहुत से दूसरे विक्टिम्स की कहानी को दुनिया भर के ऑडियंस तक पहुंचाया। ये एक मुश्किल लेकिन जरूरी कहानी थी जिसे दोबारा बताया गया। इस सीरीज में टैलेंटेड अभय देओल ने शेखर का और राजश्री देशपांडे ने मेरा रोल किया। इसने उस दिन की भयानक घटनाओं और उसके बाद दशकों तक चली इंसाफ की लड़ाई को बहुत बारीकी से दिखाया। इसने सिस्टम की कमियों, कानूनी लड़ाइयों और परिवारों पर पड़े भारी पर्सनल बोझ को उजागर किया। ट्रायल बाय फायर को न सिर्फ उसकी दमदार कहानी और संवेदनशील एक्टिंग के लिए क्रिटिकल एक्लेम मिला, बल्कि पब्लिक सेफ्टी, कॉरपोरेट जवाबदेही और एक मजबूत सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे आम लोगों के जज्बे पर एक जरूरी बातचीत फिर से शुरू करने के लिए भी सराहा गया। ये इस बात की एक दर्द भरी याद दिलाता है कि हमने क्या कुछ सहा और क्यों ऐसी सतर्कता हमेशा जरूरी है। स्क्रीन के अलावा म्यूजिक भी याद करने और सुकून पाने का एक जरिया बन गया है। 27 साल की खामोशी के बाद मेरे हस्बैंड शेखर, जिन्होंने उन्नति और उज्जवल को खोने के बाद गाना बंद कर दिया था, उन्हें अपनी आवाज वापस मिल गई। अगस्त 2024 में उन्होंने तन्हा तन्हा नाम का एक गाना रिलीज किया। ये गाना, जिसे प्रवीण सक्सेना ने लिखा है और शुभा मुद्गल ने खूबसूरती से कंपोज किया है, हमारे बच्चों के लिए एक बहुत ही पर्सनल श्रद्धांजलि है। उन्नति का बर्थडे 30 अगस्त को और उज्जवल का 13 अगस्त को होता है, इसलिए अगस्त हमारे लिए एक खास तौर पर दर्द भरा महीना होता है।
ये गाना हमारे हमेशा रहने वाले प्यार और याद का इजहार है। तन्हा तन्हा के वीडियो का कॉन्सेप्ट मेरा था। इसमें मीडिया क्लिपिंग्स और हादसे से जुड़े लम्हों की झलकियां हैं जो हमारे पर्सनल दुख को पब्लिक हादसे के साथ जोड़ती हैं। जैसा कि शेखर ने सही कहा, हमने ये गाना सिर्फ बनाया नहीं है, हमने इसे जिया है। ये सांस्कृतिक श्रद्धांजलियां, चाहे वो सीरीज हो या गाना, एक बहुत ज़रूरी मकसद पूरा करती हैं। ये सुनिश्चित करती हैं कि विक्टिम्स को भुलाया ना जाए, उनकी कहानियां सुनाई जाती रहें और उपहार से मिले सबक हमारी सामूहिक याददाश्त में हमेशा बसे रहें। उम्मीद है कि यह भविष्य में ज़्यादा जवाबदेही और ऐसी बेमतलब की मौतों को रोकने के लिए एक मजबूत कमिटमेंट को प्रेरित करेंगी, जहां सुरक्षा कोई विशेषाधिकार नहीं बल्कि एक मौलिक अधिकार हो।